Hello everyone, how are you all? I welcome you all back to your history class. We were doing chapter number 15 of your history book, Framing the Constitution, the Beginning of a New Era. इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं. इन केस आपने नहीं देखे हैं तो अभी जाके चेकआउट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न करो क्लास 11 and 12. Okay. So, starting off with part 4 of this chapter, our first topic for today is the powers of the state. अब ये बात आपने बचपन से पढ़ी है और हम सब ने ये बात पढ़ी है कि जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड होती हैं किसके बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में. यानी कि कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं और कुछ पावर्स किसके पास होती हैं, स्टेट्स के पास होती हैं. और जिन पार्ट्स के बेसिस पे जो स्टेट है वो अपनी फंक्शनिंग को फर्दर कंडक्ट करता है. तो अब हम पढ़ेंगे कि स्टेट की पार्ट्स क्या है और उसकी नीड क्या थी. One of the topics most vigorously debated in the Constituent Assembly was the respective rights of the central government and the states. Very very important. यहाँ पे क्या कहने की कोशिश हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक टॉपिक बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ, बहुत सारी डिबेट्स हुई उस टॉपिक पे. क्या था वो टॉपिक कि सेंटर और जो स्टेट थी उनकी पावर्स क्या होंगी. यानी कि सेंटर और स्टेट की पावर्स के बीच का डिवीजन. ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ. द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स. यानी कि जो एक रफ ड्राफ्ट प्रपोज किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, उसमें 3 लिस्ट्स के बारे में मेंशन था. कौन सी थी ये 3 लिस्ट? सबसे पहले थी यूनियन लिस्ट, देन स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड वाज कॉन्करेंट लिस्ट. अब इन लिस्ट्स का क्या रोल था? यानी कि ये लिस्ट्स पावर को डिफाइन करती थी, पावर्स बताती थी. ये लिस्ट किसकी पावर्स बताती थी? सेंटर और स्टेट की पावर्स को. अब आप पूछोगे कि चलो ठीक है, यूनियन लिस्ट में तो सेंटर की पावर्स हैं, स्टेट लिस्ट में स्टेट की पावर्स हैं, तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है? ठीक है, तो वो अब हम जानेंगे. The subjects in the first list कौन सी है हमारी? यूनियन लिस्ट. were to be the preserve of the central government while those in the second list were vested with the state. यानी कि जो भी सब्जेक्ट मैटर, जो भी सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में लिखे थे वो सब किसके फंक्शंस थे? सेंटर के. जो भी स्टेट लिस्ट में लिखे थे वो स्टेट के फंक्शंस थे. अब बात करेंगे किसकी, कौन सी लिस्ट रह गई हमारी? कॉन्करेंट लिस्ट. एज फॉर दी थर्ड लिस्ट, अगर अब हम थर्ड लिस्ट यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, हियर सेंटर एंड स्टेट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सी पावर्स लिखी गई थी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी गई थी? ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को मिलजुल के करनी थी. Besides, Article 356 gave the center the power to take over a state administration on the recommendation of the governor. यानी कि अब जो आर्टिकल 356 था उसके अकॉर्डिंग जो सेंटर है वो स्टेट की कुछ पावर्स को ओवरटेक कर सकता है. किसकी रिकमेंडेशन पे कर सकता है? गवर्नर की रिकमेंडेशन पे कर सकता है. इन द केस ऑफ सम टैक्सेस, अब बात कर रहे हैं किसकी? वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक कंट्री की रनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? टैक्सेस. तो टैक्सेस की बात करें तो कैसे टैक्स थे? जैसे कि कस्टम ड्यूटी हो गई या फिर किसी तरीके का कोई कंपनी टैक्स हो गया. द सेंटर रिटेन्ड ऑल द प्रोसीड्स. यानी कि इसमें ज्यादा मेजर रोल किसका होता था? टैक्सेस को लेके सेंटर का होता था. इन अदर केसेस अब जो कस्टम ड्यूटीज और कंपनी टैक्स थे ये सब सेंटर हैंडल करता था. लेकिन जैसे इनकम टैक्स हो गया या फिर एक्साइज ड्यूटी हो गया, तो ऐसे कुछ जो टॉपिक्स थे उनको सेंटर स्टेट के साथ शेयर करता था. द स्टेट मीनवाइल कुड लेवी एंड कलेक्ट सर्टेन टैक्सेस ऑन देयर ओन. अब स्टेट को एक पावर दी गई कि कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो वो खुद इंपोज कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है. These included, अब वो टैक्सेस थे कौन से? जैसे कि लैंड एंड प्रॉपर्टी टैक्स हो गया,
सेल टैक्स हो गया, एंड द ह्यूजली प्रॉफिटेबल टैक्स ऑन बॉटल्ड लिकर, और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल टैक्स क्या था? बॉटल्ड लिकर। व्हाट इज लिकर? यानी कि जो वाइन या फिर और तरीके के ऐसे लिकर प्रोडक्ट्स थे जो कि जिन पे टैक्स जो है वो स्टेट इंपोज कर सकती थी। उसके अलावा अब बात करेंगे द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक, यानी कि किस वे में सेंटर ब्रेक हो सकता था। The rights of the state were most eloquently defended by K. Santhanam from Madras। अब एक पर्सन थे, उनका नाम था के संतनाम। उन्होंने क्या किया? जो स्टेट के राइट्स थे उनको डिफेंड किया उन्होंने। A recollection of powers was necessary। उनको लगा कि स्टेट की जो पावर्स हैं उनको रिकलेक्ट करना जरूरी है। To strengthen not only the states but also center, यानी कि स्टेट के साथ साथ सेंटर को भी स्ट्रेंथन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ द सेंटर वाज ओवरबर्डन, यानी कि उनको लगा कि अगर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सिर्फ सेंटर के ऊपर डाल देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हम ओवरबर्डन कर देंगे तो शायद वो इतना इफेक्टिवली फंक्शन ना कर पाए। बाय रिलीविंग इट ऑफ सम ऑफ इट्स फंक्शन, यानी कि उनको ऐसा लगा कि सेंटर को थोड़ा सा आराम देना चाहिए, उसको रिलीव करना चाहिए, उसके फंक्शंस को थोड़ा कम कर देना चाहिए। एंड ट्रांसफरिंग देम टू स्टेट्स, और उसके फंक्शंस को क्या कर देना चाहिए? ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो सेंटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करवा देना चाहिए, किसके साथ? स्टेट के साथ। उस हिसाब से सेंटर बहुत इफेक्टिवली वर्क करेगा और उस हिसाब से सेंटर को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एज फॉर दी स्टेट्स, अब अगर स्टेट्स की बात करें तो संतनाम ने क्या कहा? He felt that the proposed allocation of powers would cripple them, यानी कि उनको क्या लगा कि अगर स्टेट की जो पावर्स हैं वो पहले से ही एक लिस्ट में लिख दी जाएंगी तो वो क्रिपल हो जाएंगे। क्रिपल मतलब एक तरीके से अपाहिज हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी पावर स्टेट की उस लिस्ट में लिखी होंगी वो सिर्फ उतना ही काम करेंगे, उससे ज्यादा वो कुछ एफिशिएंटली काम कर ही नहीं पाएंगे अगर वो चाहे भी तो। क्यों? क्योंकि उनकी पावर्स तो सिर्फ उतनी सी होंगी। तो इस मैनर में उन्हें लगा कि स्टेट क्रिपल हो जाएगी। संतनाम predicted a dark future if the proposed distribution of powers was adopted। उनको लगा कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज्यादा डार्क में रहेगा अगर पावर्स को ऐसे डिवाइड कर दिया जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में, विदाउट फर्दर स्क्रूटिनिटी, यानी कि बिना किसी क्रिटिकल एग्जामिनेशन के अगर इस तरीके का डिवीजन हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अब बात करते हैं किसकी? व्हाट वी वांट टुडे इज अ स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट, यानी कि आज किसकी नीड है? हमें एक स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट की नीड है। The argument for greater power to the provinces provoked a stronger reaction in the assembly, यानी कि अब प्रोविंसेस को इतनी ज्यादा जो पावर देने की बात की गई उस पे एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया असेंबली के अंदर। अंबेडकर हैड डिक्लेयर्ड दैट ही वांटेड अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर। अंबेडकर ने तो पहले ही कह दिया था, बी आर अंबेडकर ने, कि उनको क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए। Reminding the members of riots and violence that was ripping the nation apart, यानी कि उस टाइम पे बहुत सारे राइट्स जो हो चुके थे या फिर पास्ट में एग्जिस्ट कर रहे थे उनको याद दिलाते हुए जो कि नेशन की यूनिटी को हार्म कर रहे थे वो राइट्स, मेनी मेंबर्स हैड रिपीटेडली स्टेटेड दैट द पावर्स ऑफ द सेंटर हैड टू बी ग्रेटली स्ट्रेंथन्ड, यानी कि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिन्होंने याद दिलाया कि याद करो कितने सारे ऐसे राइट्स हुए थे जिनकी वजह से हमारा नेशन बिखरने वाला था, टूटने वाला था। इसीलिए उन्होंने क्या कहा? दैट द पावर्स ऑफ द सेंटर हैड टू बी ग्रेटली स्ट्रेंथन्ड, यानी कि सेंटर को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, सेंटर को ज्यादा पावर्स हमें देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? ताकि ये जो नेशन है ये क्या रहे? यूनाइटेड रह सके। टू एनेबल इट टू स्टॉप दी कम्युनल फ्रेंजी, ताकि जो सेंटर है वो किसको रोक सके? कम्युनल फ्रेंजी, यानी कि कम्युनल राइट्स और कम्युनल वायलेंस को रोक सके। Reacting to the demands for giving power to the provinces, अब बात ये हो रही थी कि प्रोविंसेस को पावर देनी चाहिए। इस पे जो गोपालस्वामी अयंगर थे, गोपालस्वामी अयंगर कौन थे? मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी थे वो, जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रपोज हो रहा था तो वो भी एक मेंबर थे।
उन्होंने क्या कहा, द सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, यानी कि किसको हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। वन मेंबर फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस बालकृष्ण शर्मा, अब एक मेंबर किसके थे, यूनाइटेड प्रोविंस के वो मेंबर थे, उनका क्या नाम था, बालकृष्ण शर्मा उनका नाम था। रीजन एट द लेंथ दैट ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर could plan for the well-being of the country, उन्होंने भी सेम चीज कही कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ही कंट्री की वेलबींग में हेल्प कर सकता है। मोबिलाइज द अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को ही ये बात पता है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको सही वे में यूज कैसे करें। एस्टैब्लिश अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन भी एक सेंटर के डोमिनेंस के अंदर ही चल सकता है। एंड डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन अग्रेशन, और अगर सपोज कोई फॉरेन कंट्री दूसरी हमारी कंट्री को डोमिनेट करने की कोशिश करती है तो ऐसे में सेंटर ही कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन दस शोड अ डिस्टिंक्ट बायस टुवर्ड्स द राइट्स ऑफ द यूनियन, इसीलिए जो यूनियन थी, जो सेंटर थी, उसके राइट्स की तरफ बायसनेस देखी गई, उसको राइट्स देने की ज्यादा नीड थी ओवर दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, यानी कि स्टेट से ज्यादा जो जरूरत थी राइट्स देने की, पावर्स देने की, वो किसको थी, सेंटर को थी, ताकि स्टेट्स को एक साथ बांध के रखा जा सके। अब बात करेंगे द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, यानी कि अब क्वेश्चन खड़ा हुआ लैंग्वेज का। How could the nation be forged when people in different regions spoke different languages, each associated with its own cultural heritage? अब क्या क्वेश्चन सामने आया कि आप ऐसे नेशन को यूनाइट करके कैसे रख सकते हो जिसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है और लोग इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं जो कि रीजन टू रीजन वेरी करती हैं। With the Constituent Assembly, the language issue was debated over months, यानी कि Constituent Assembly के अंदर ये जो लैंग्वेज का इशू था वो बहुत महीनों तक इस पे डिबेट हुई and often generated intense arguments, और बहुत सारी intense arguments भी कंडक्ट हुई, देखी गई। By the 1930s, अब 1930s का टाइम आते आते the Congress had accepted that हिंदुस्तानी ought to be the national language, कांग्रेस ने सोचा कि हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देना चाहिए। Mahatma Gandhi felt that everyone should speak in a language that common people could easily understand. Very very important, और ये बात सही भी है। महात्मा गांधी ने कहा कि नेशनल लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कि सब बोल सके और सबको समझ भी आए। हिंदुस्तानी अ ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू, यानी कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज क्या थी, हिंदी और उर्दू का मिक्सचर थी। वॉज अ पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, जो कि इंडिया के ज्यादातर लोग बोलते थे। एंड वॉज देयरफॉर अंडरस्टूड बाय पीपल फ्रॉम वेरियस रीजन्स, और वेरियस रीजन्स के जो लोग थे हिंदुस्तानी को इजिली समझ पाते थे। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के खत्म होते होते हिंदुस्तानी एज अ लैंग्वेज हैड बीन ग्रेजुअली चेंजिंग। तो अब ये प्रॉब्लम आ रही थी कि धीरे धीरे जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज थी वो भी चेंज होती जा रही थी टाइम के साथ। As communal conflicts deepened, Hindi and Urdu also started growing apart, यानी कि जैसे जैसे मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में रायट्स हो रहे थे उससे क्या हो रहा था, जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज थी वो एक साथ नहीं आ पा रही थी, यानी कि हिंदी और उर्दू अलग अलग हो गई थी। वन ऑफ ऑन दी अदर हैंड उर्दू वॉज बीइंग इंक्रीजिंगली पर्शियनाइज्ड, उसके अलावा जो उर्दू थी वो अपना जो उसका नेचुरल एसेंस था वो लूज करती जा रही थी, यानी कि उर्दू में पर्शियन लैंग्वेज मिक्स होती जा रही थी। एज अ कॉन्सिक्वेंस लैंग्वेज बिकेम एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स, इसकी वजह से क्या हुआ, लैंग्वेज भी पॉलिटिक्स का एक पार्ट बन गई ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज। अब बात करेंगे किसकी, अ प्ली फॉर हिंदी, प्ली यानी कि रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट की गई किसके लिए, हिंदी लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए। In one of the earliest sessions of the Constituent Assembly,
आरवी धुलेकर, अ कांग्रेसमैन फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस। अब एक पर्सन थे, कौन? आरवी धुलेकर। वो कौन थे? एक कांग्रेसमैन थे, कांग्रेस के वो एक लीडर थे। मेड एन अग्रेसिव प्ली, उन्होंने प्ली करी, क्या प्ली यानी कि रिक्वेस्ट करी, दैट हिंदी बी यूज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कि हिंदी को यूज किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए। धुलेकर रिटोर्टेड, यानी कि धुलेकर ने क्या कहा, पीपल हु आर प्रेजेंट इन दिस हाउस टू फैशन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। अब धुलेकर क्या कह रहे हैं, पीपल हु आर प्रेजेंट इन दिस हाउस, जो भी मेंबर्स इस टाइम पे इस हाउस में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? टू फैशन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय टू फैशन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो भी मेंबर्स इस टाइम पे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट हैं एंड डू नॉट नो हिंदुस्तानी आर नॉट वर्दी टू बी मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली, और जिनको इन मेंबर्स में से जिनको हिंदुस्तानी बोलनी नहीं आती वो इस असेंबली में बैठने लायक ही नहीं है। दे बेटर लीव, और क्या कहा कि आप यहां से उठ के चले जाओ। As the house broke up in commotion over these remarks, अब ये तो पूरे हाउस के लिए, जो हाउस में मेंबर्स प्रेजेंट थे उनके लिए कितनी इंसल्टिंग स्टेटमेंट थी कि धुलेकर ने उन्हें कहा कि अगर आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती तो आप यहाँ से उठ के चले जाइए। धुलेकर प्रोसीडेड विद हिज स्पीच इन हिंदी, उन्होंने हिंदी में अपनी स्पीच फिर से कंटिन्यू करी। Almost 3 years later on 12 September 1947, यानी कि धुलेकर की स्पीच के 3 साल बाद, कौन सी डेट को? 12 सितंबर को, ईयर 1947, धुलेकर स्पीच ऑन द लैंग्वेज ऑफ द नेशन वंस अगेन स्पार्क्ड ऑफ अ ह्यूज स्टॉर्म, यानी कि धुलेकर की ये जो स्पीच थी फिर से इसने एक इशू क्रिएट कर दिया। By now, the Language Committee of the Constituent Assembly had produced its report and had thought of a compromise formula. अब जो Constituent Assembly में जो लैंग्वेज कमेटी थी उन्होंने एक प्रपोजल रखा और इसमें उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन दोज हु एडवोकेटेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज एंड दोज हु अपोज्ड इट। यानी कि एक सॉल्यूशन किसको लेके रखा गया है कि जो लोग चाहते हैं कि हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट किया जाए और जो लोग नहीं चाहते, जो लोग इस चीज को अपोज कर रहे थे, तो यानी कि इन्होंने इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पुट फोर्थ किया। It had decided but not yet formally declared that Hindi in Devanagari script would be official language, यानी कि डिसाइड तो हो गया था कि हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में अडॉप्ट किया जाएगा नेशनल लैंग्वेज के तौर पे, लेकिन ये बात अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सामने नहीं रखी गई थी। For the first 15 years, English would continue to be used for all official purposes. क्या कहा गया कि शुरुआत के 15 साल तक क्या यूज करी जाएंगी? इंग्लिश लैंग्वेज यूज करी जाएगी। कौन सी शुरुआत के 15 साल की यहाँ बात हो रही है कि जब एक पर्सन या फिर एक चाइल्ड स्कूल में जाता है तो उसके जो स्टार्टिंग के 15 इयर्स होते हैं, यानी कि जो 12 इयर्स हमारी स्कूलिंग के होते हैं, फर्स्ट टू 12th, वो प्लस जो हमारी जो केजी क्लासेस होती हैं उनमें, तो टोटल ये जो 15 इयर्स हैं इनमें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा और ऑफिशियल पर्पसेस के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज किया जाएगा। By referring to Hindi as the official rather national language, the Language Committee of the Constituent Assembly, अब क्या किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? उन्होंने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज ना कह के किसका नेम दे दिया था? ऑफिशियल लैंग्वेज का नेम दे दिया था। और उन्होंने क्या समझा, क्या होप करी? टू प्लेकेट रफल्ड इमोशंस एंड अराइव एट अ सॉल्यूशन, यानी कि उनको लगा कि अब किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट भी नहीं होंगे कि हमारी लैंग्वेज को क्यों नहीं नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, और हम एक सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे दैट वुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, और सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। धुलेकर wanted हिंदी to be declared not an official language but a national language। अब धुलेकर क्या चाहते थे? अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तो हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज कह दिया था, लेकिन धुलेकर चाहते थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ना कह के नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए। Several times during his speech, the president of the assembly interrupted धुलेकर and told him, यानी कि जब धुलेकर की स्पीच चल रही थी तो बहुत बार जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने धुलेकर को इंटरप्ट किया और उनसे क्या कहा? I do not think you are advancing your case by speaking
लाइक दिस, यानी कि उन्होंने कहा कि आप अपनी बात, मुझे नहीं लगता आप अपनी बात सही तरीके से रख पाएंगे इस मैनर में या इस टोन में बात करके, बट धूलेकर कंटिन्यूड नंदलेस, लेकिन धूलेकर तब भी बोलते रहे, अपनी बात को सामने रखते रहे। अब बात करेंगे किसकी, द फियर ऑफ द डोमिनेशन। डोमिनेशन किसका, किस लैंग्वेज के डोमिनेशन का फियर था, हिंदी। अ डे आफ्टर धूलेकर स्पोक, श्रीमती जी दुर्गाबाई, अब एक लेडी थी कौन, श्रीमती जी दुर्गाबाई, वो कहां से थी, मद्रास से। उन्होंने अपनी कुछ वरीज, उनकी कुछ वरी थी, वो क्या थी, वो अब हम पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, अब श्रीमती जी दुर्गाबाई बोल रही हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज फॉर इंडिया which was an almost agreed proposition until recently has suddenly become a highly controversial issue। उन्होंने कहा कि ये जो लैंग्वेज है ये अब बहुत ही ज्यादा controversial issue बन चुका है। Whether rightly or wrongly, the people of non-Hindi speaking areas have been made to feel that this fight or this attitude on behalf of Hindi speaking areas is a fight for effectively preventing the natural influence of other powerful languages of India on the composite culture of this nation। उन्होंने कहा कि अब लोगों को क्या लगने लगा है कि ये लैंग्वेजेस की लड़ाई है और उन्हें अपनी लैंग्वेज के लिए लड़ना पड़ेगा। Durgabai said, I am shocked to see this agitation against enthusiasm with which we took to Hindi in the early years of the century। यानी कि उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा इस चीज को लेके, हिंदी को लेके डिबेट क्यों हो रहा है जब इतने सालों से हम हिंदी ही बोलते आ रहे हैं। तो टी.ए. रामलिंगम छेत्यार फ्रॉम मद्रास एम्फसाइज्ड, अब मद्रास के एक पर्सन थे टी.ए. रामलिंगम, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, दैट व्हाटएवर वाज डन हैड टू बी डन विद द कॉशन, यानी कि उन्होंने कहा कि आप कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट करें लेकिन बहुत सावधानी से, कॉशन से करें। The cause of Hindi would not be helped if it was pushed too aggressively, यानी कि अगर इस मैनर में हिंदी को आप इम्पोज कर देंगे लोगों पे इतना अग्रेसिवली, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती हम पे कोई लैंग्वेज इम्पोज कर दी गई है। The fears of the people, even if they were unjustified, had to be allayed or else there will be bitter feelings left behind। यानी कि उन्होंने कहा कि लोगों के मन में जो भी डर है कि हमारी लैंग्वेज कहीं खो ना जाए या फिर हिंदी हमारी लैंग्वेज को डोमिनेट ना कर दे, वो जस्टिफाइड है। When we want to live together and form a united nation, he said there should be mutual adjustment। उन्होंने कहा कि अगर हम सबको एक साथ मिलजुल के रहना है एक नेशन में, तो हमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एंड नो क्वेश्चन ऑफ फोर्सिंग थिंग्स ऑन पीपल, और हम इस तरीके से लोगों पे चीजें फोर्स नहीं कर सकते, चाहे वो लैंग्वेज ही क्यों ना हो। And with this we come to an end of our today's session। I hope आपने हमारा आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ हिस्ट्री के आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स को कैसे लेंथ देनी है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना शॉर्ट या कितना लेंथी आंसर लिख के आना है, इस तरीके के आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी के साथ हमारा फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर यहीं पे एंड होता है। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।